पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या फिर अनुशासन। तो सही उत्तर संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। बजट, प्रशासनिक कानून और अनुशासन किसी भी संगठन के सुचारू संचालन में सहयोगी कारक हैं। तो याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में क्या शामिल नहीं है? शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी या भाषा संबंधी। तो सही उत्तर तकनीकी जो है अवरोध। दोस्तों, स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के 3 प्रकार के अवरोधों की चर्चा की है। शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और भाषा संबंधी अवरोध। दोस्तों, तकनीकी या टेक्नोलॉजी ये संप्रेषण के अवरोध में शामिल नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक विचारक हैं स्टीफन पी रॉबिन्स। इनके अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के जो अवरोध हैं, शारीरिक, व्यक्तिगत और भाषा संबंधी अवरोध हैं। तकनीकी अवरोध इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है कहाँ का? यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूके प्रशासनिक प्रणाली का, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली या स्विस प्रशासनिक प्रणाली का? तो सही उत्तर स्वतंत्र नियामक आयोग या स्वतंत्र नियामकी आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक प्रणाली का अद्वितीय नवाचार है। दोस्तों, स्वतंत्र नियामकी आयोगों की स्थापना सामाजिक हितों को सुरक्षा करने, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 नियामक आयोग हैं। अगला प्रश्न है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? आपको बताना है। नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण और भर्ती। तो भर्ती या रिक्रूटमेंट। दोस्तों, किसी भी संगठन में चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती होता है। संगठन निर्माण में भर्ती के बाद ही नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश और कोष नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। योग्यता और निष्पक्षता किसी भी भर्ती के प्रमुख मापदंड होते हैं। तो याद रखिएगा, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भर्ती होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है? ऑप्शन है स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण या प्रेरणा। तो सही उत्तर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। प्रशिक्षण पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। प्रशिक्षण सुधार और उच्च तकनीकी प्रयोग द्वारा किसी कार्य संपादन करने वाले कर्ता की क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रशिक्षण पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता सिद्धांत या ज्येष्ठता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत या अनुशासन। तो सही उत्तर वरिष्ठता सिद्धांत या ज्येष्ठता सिद्धांत। दोस्तों, आधुनिक समय में पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता के सिद्धांत को माना जाता है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, यानी इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नत करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? ऑप्शन है एल.डी. व्हाइट, जॉन एम पिफनर, साइमन या ई.एन. ग्लैडन। तो सही उत्तर एल.डी. व्हाइट। दोस्तों, एल.डी. व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये परिभाषा लोक प्रशासन की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत आता है। व्हाइट, वुडरो विल्सन, फिफनर, डिमाक आदि ने लोक प्रशासन को विस्तृत अर्थ में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण में बांटा है? ऑप्शन है, देखिए, मियर शिमर, वाल्ड्ज, स्टीफन वाल्ट या डेविड हेल्ड। तो सही उत्तर वाल्ड्ज, ऑप्शन बी।
दोस्तों एक पुस्तक है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें केनेथ वाल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों के विभिन्नीकरण और क्षमता के वितरण के संबंध में विभाजित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग। दोस्तों निर्णय निर्माण प्रशासनिक व्यवहार का एक पक्ष है जो प्रशासन के गत्यात्मक पक्ष की प्रस्तुति करता है। इस प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रशासक के अन्य गुण महत्वहीन होते हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम पर पहुंचना। निर्णय निर्माण के 7 मुख्य चरण होते हैं। लक्ष्य निर्धारण, समस्या की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधान, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, निर्णय का क्रियान्वयन और निर्णय की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। अगला प्रश्न है मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण या पद सोपान? तो सही उत्तर पद सोपान यानी हायरार्की। दोस्तों संगठन शब्द ऑर्गेनिसिज्म से निकला है जिसका अर्थ होता है साक्षी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। और मूने के अनुसार पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। मूने ने कहा कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप, संघ का रूप ही संगठन है। मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक सिद्धांत का नाम दिया और हेनरी फेयोल ने इसे स्केली प्रक्रिया का नाम दिया है। अगला प्रश्न है कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या अर्ध स्वायत्त विभाग? तो सही उत्तर सरकारी विभाग। दोस्तों किसी राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ वहाँ के सरकारी विभाग उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? एकाधिक प्रणाली, पदोन्नत प्रणाली, विभाजन प्रणाली या उन्नत प्रणाली? तो सही उत्तर आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को पदोन्नत यानी प्रमोशन सिस्टम कहते हैं। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष भर्ती का एक रूप है जिसमें खाली पदों को उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों द्वारा भरा जाता है जो पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं। इसके साथ प्रत्यक्ष भर्ती को सीधी भर्ती कहा जाता है जिसमें खाली पदों पर खुले बाजार में उपलब्ध योग्य प्रत्याशियों से भरना, जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया। अगला प्रश्न है सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? आपको बताना है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या उन्मुखीकरण प्रशिक्षण? तो सही उत्तर प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। दोस्तों प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण जो है प्री ट्रेनिंग उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में ये संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण है और ये प्रशिक्षण इंटर्नशिप के रूप में अमेरिका में लोकप्रिय है। भारत में राजस्थान में 1960 से प्रचलित है। अगला प्रश्न है सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है कैसे? अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या दृढ़ निश्चय? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मनोबल। सिविल सेवकों को उनके कार्य और उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को उनके मनोबल यानी मोरल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। मनोबल पद वस्तुतः सिविल सेवकों को उनके कार्य और संगठन के सभी पक्षों के प्रति समग्र अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय यानी प्रोफेशनल सिस्टम के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है एल.डी. वाइट, आग, हरमन फाइनर या आर.जी. गेटेल? तो सही उत्तर हरमन फाइनर, ऑप्शन सी। दोस्तों ये परिभाषा आप जान लीजिए कि हरमन फाइनर के द्वारा दी गई है। लोक सेवा के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि लोक सेवा का आशय जो है ये कार्मिकों के ऐसे निकाय से है जो अस्थायी, वैतनिक, व्यावसायिक और कार्यकुशल हैं।
अगला प्रश्न है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षा या योग्यता परीक्षा? तो सही उत्तर मौखिक परीक्षा। योग्यता को निर्धारित करने वाली परीक्षण प्रणाली में मौखिक परीक्षा या जो वाइवा होता है, इसकी प्रकृति नितांत व्यक्तिपरक होती है और अक्सर उम्मीदवार द्वारा इसे संदेह की नज़रों से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो याद रखिएगा, पहले से सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को दोस्तों सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है और पूर्व प्रवेश परीक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो सेवा में आना चाहते हैं या उनका चयन हो गया है और उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जो कर्मचारी किसी प्रकार पहले से सेवा में हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है किस रूप में? प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सही उत्तर न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता का निर्धारण करने वाली शक्ति न्यायपालिका में निहित है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? देखिए, व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम या निर्गत उपागम। तो सही उत्तर व्यवहारवादी उपागम। बिहेवियरल अप्रोच मानव संबंध आंदोलन से संबंधित है। मानव संबंध आंदोलन से व्यवहारवादी उपागम स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। मानव संबंध आंदोलन तीव्र मशीनीकरण जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के स्थान पर मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी का, लेखा परीक्षक का, जनसंपर्क अधिकारी का या मानव संसाधन प्रबंधक का। तो सही उत्तर मुख्य या कार्यकारी। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का है। नीति निर्माण, कल्याणकारी प्रबंध, आर्थिक कार्यकारी विकास और बाहरी मामलों से संबंधित मुख्य कार्य प्रमुख कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर चार्ल्स मेरियम। दोस्तों, व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मेरियम ने की थी। सन 1925 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान का अंतर, अनुशासनात्मक और अंतर समाजशास्त्री अध्ययन पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? पदोन्नति, पदोन्नति, प्रशिक्षण और स्थानांतरण। तो सही उत्तर पदोन्नति। दोस्तों, एक अच्छी पदोन्नत प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था? ऑप्शन है एलेक्स एफ ऑसबर्न, विलियम गार्डन, एंड्रे डेलबैक एवं एंड्रू वान डेवेन और हर्बर्ट साइमन। तो सही उत्तर एलेक्स एफ ऑसबर्न। दोस्तों, निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का विकास एलेक्स एफ ऑसबर्न ने किया था। इस तकनीकी का उद्देश्य रचनात्मक रूप से निर्णय निर्माण के क्षेत्र में नए विचारों को प्रवेश देना है। अगला प्रश्न है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति
प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? तो सही उत्तर संसद के प्रति। लोक निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक निगम की स्थापना संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत की जाती है और वह कानून की व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करती है। संसद में इसके कामकाज पर चर्चा होती है। निगमों की वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है और सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में संसदीय समिति इन निगमों के कामकाज के बारे में पूछताछ कर सकती है। इस प्रकार लोक निगम संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? 2, 3, 4 और 5? तो सही उत्तर 3 चरण। भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रियान्वयन 3 चरणों या स्तरों पर किया जाता है। केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर। तो याद रखिएगा, भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक हैं। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। विल्सन ने 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित की, जिसने एक पृथक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभवों के अभिलेख या योग्यता का प्रमाण पत्र। तो सही उत्तर नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। दोस्तों, नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करना नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली द हायर एंड फायर सिस्टम के तहत आता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है लिखने की मेज, वित्त, निगम या उत्तरदायित्व। तो सही उत्तर मेज या लिखने की मेज। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक विंसेंट डी गोर्ने ने ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। ये 2 शब्दों के योग से बना है, ब्यूरो और क्रेसी। ब्यूरो का तात्पर्य मेज और क्रेसी का अर्थ सरकार से है। आलोचनात्मक रूप से नौकरशाही को मेज की सरकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली या परिवर्तनीय प्रणाली। तो सही उत्तर प्रबंधन की बंद प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। प्रबंधन की बंद प्रणाली या क्लोज सिस्टम में पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता, जबकि खुली प्रणाली में संगठन अपने पर्यावरण के साथ निवेश निर्गत यानी आउटपुट इनपुट के आधार पर अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, वाटसन ने सेवन या संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? रणनीति, संरचना, समर्थन और व्यवस्था। तो सही उत्तर समर्थन हो जाएगा, ऑप्शन सी। वाटसन ने सेवन या संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य जो अंतर किया है उसमें समर्थन या सपोर्ट शामिल नहीं है, जबकि स्ट्रेटजी यानी रणनीति, संरचना यानी स्ट्रक्चर, तरीका यानी स्टाइल, स्टाफ यानी जो कर्मचारी, कुशलता यानी स्किल और पर्यवेक्षक यानी सुपर ऑर्डिनेट इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन का, कि किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत कर दिया था? तो सही उत्तर साइमन। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहकर अस्वीकृत किया है। साइमन ने अपनी कृति द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें उतना ही सत्य प्रतीत होने वाला स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत मिल सकता है। सिद्धांत में ये संकेत नहीं मिलता कि कौन सा नियम प्रयुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त है। तो याद रखिएगा, संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए साइमन ने अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है?
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है देखिए प्रशिक्षण, सुधार, प्रौद्योगिकी या लोचशीलता। तो सही उत्तर लोचशीलता। देखिए किसी भी कार्य को निश्चित समयावधि के अंतर्गत कुशलता से संपन्न करा लेना क्षमता निर्माण का उद्देश्य है। प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी किसी कार्य संपादन करने वाले कर्ता की क्षमता में वृद्धि करते हैं। लोचशीलता का संबंध कार्य करने की रणनीति से है और इस रणनीति का अनुप्रयोग करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति सरलतम ढंग से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है। ऑप्शन है कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन या नौकरशाही प्रशासन। तो सही उत्तर नौकरशाही प्रशासन ये सुशासन का संकेतक नहीं है। दोस्तों नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है, ये दुशासन का संकेतक भी नहीं है, बल्कि आधुनिक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। जबकि कानून का शासन भ्रष्टाचार की समाप्ति और प्रभावी तथा अनुक्रियाशील प्रशासन सुशासन से संबंधित हैं और गुड गवर्नेंस के आधार हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको बताना है। बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा या दया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वेच्छा। दोस्तों आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से गठित नागरिक समाज की विशेषता स्वेच्छा है। हीगल जैसे सर्वसत्तावादी विचारक और मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वान नागरिक समाज की विशेषता बाध्यकारिता बताते हैं। ग्राम्सी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिजन नोटबुक में आधिपत्य या हेजेमनी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ आधिपत्य का अर्थ परंपरागत अर्थ से भिन्न है। यहाँ आधिपत्य का तात्पर्य सहमति से है। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है किसके प्रति। ऑप्शन है राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से या सभी से। तो सही उत्तर सभी से। ऐसे कैसे, तो आप जान लीजिए। प्रतिबद्ध नौकरशाही का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। अधिनायकवादी या तानाशाही राज्यों में नौकरशाही की प्रतिबद्धता राज्य के प्रमुख के प्रति रहती है। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी इसके उदाहरण हैं। साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्थाओं में एक निश्चित विचारधारा को घोषित किया जाता है और नौकरशाही को विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी पड़ती है। उन देशों में जहां शासन का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाता है और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, वहां पर नौकरशाही की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होती है। अगला प्रश्न है 3 कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए दक्षिणपंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है, सही नहीं है। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 1 और 3 आपके सही हैं, कथन 2 सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि उदारवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना या बुराई करते हैं। मार्क्सवादी वर्गीय चेतना के यंत्र के रूप में आलोचना करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो कथन है एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित कर दिया गया है। तो कथन 1 और 3 आपके गलत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से कथन गलत हैं आपको बताना था। तो 1 और 3 गलत है। नौ दक्षिणपंथी नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करते हैं, केवल 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। ये कथन किसका है? ओलिवर सेल्डान का, कुंज ओ डेनेल का, एल.डी. व्हाइट का या पिफनर और प्रेस्थस का। तो सही उत्तर कुंज ओ डेनेल का। दोस्तों कुंज एवं ओ डेनेल के अनुसार लाइन एंड स्टाफ यानी सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। अगला प्रश्न है कौन सी विचारधारा ये प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए
व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। ऑप्शन है स्टालिनवाद, लेनिनवाद, स्तेखानोवाद या माओवाद। तो सही उत्तर स्तेखानोवाद। सोवियत यूनियन में तकनीकी और राज्य प्रायोजित पहल को उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था। स्तेखानोविज्म विचारधारा ने उत्पादन की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ऑप्शन है मार्टिन कैपलान, आर्थर लीबन्स, जॉन एच हर्ट्ज या रिचर्ड ई क्वाइंट। तो सही उत्तर जॉन एच हर्ट्ज। दोस्तों, जॉन एच हर्ट्ज खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। इन्होंने परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन किया था और वर्तमान में हो रहे तकनीकी परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया। इन्हें यथार्थवाद के पुनर्जीवन के लिए माना जाता है। तो जॉन एच हर्ट्ज परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, न कि खेल सिद्धांत के। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है, आपको बताना है। बिहेवियरल थियरी, ट्रेट थियरी, सिचुएशनल थियरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सिचुएशनल थियरी। दोस्तों, सिचुएशनल थियरी नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। नेता अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पहचानता है और ऐसी विधियों का पालन करता है जो उन्हें संतुष्ट करता है। परिस्थिति सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व की कोई भी सबसे अच्छी अवस्था सभी स्थितियों में सार्वभौम रूप से लागू नहीं होती है। नेता को स्थिति के अनुरूप अपनी शैली बदलनी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि किसने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलर, गिलब्रेथ दंपति, मैकफरलैंड या थर्बलिंग। तो सही उत्तर F.W. टेलर। F.W. टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य ये था कि प्रबंधक श्रमिकों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी प्रकृति संवेदनशील है, जो संगठन के संपूर्ण लक्ष्य को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। अगला प्रश्न है किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है, आपको बताना है। ऑप्शन है लास्की, डायसी, फाइनर या हेवार्ड। तो सही उत्तर लॉर्ड हेवार्ड ने। प्रदत्त व्यवस्थापन के आधार पर नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों की आलोचना लॉर्ड हेवार्ड ने अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही में की है। उन्होंने नौकरशाही को अधिनायकवाद का एक नया रूप कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन की पुस्तक है। नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में है। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मीर्डल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मोर्नी। ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, क्लिफोर्ड ड्वाइट वाल्डो ने 1971 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस की रचना की थी। फ्रैंक मोर्नी ने टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है कि यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता, ये क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, ये भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है कि ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता। प्रत्यक्ष भर्ती समाज में प्रतियोगियों को प्रेरित करती है और ये भर्ती विज्ञप्ति के माध्यम से खुली भर्ती प्रक्रिया में अच्छे पदों पर चयन के लिए प्रतियोगी प्रेरित होते हैं। योग्यता और निष्पक्षता इस भर्ती प्रक्रिया के मापदंड हैं, इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से क्षमतावान और योग्य लोगों को आकर्षित करना इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष भर्ती या खुली भर्ती लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप होती है। ये क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है और भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है।
तो ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है, कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन के द्वारा प्रबंधन की कूटनीति, सही है। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, सही है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये सही नहीं है। और चौथा है, कूटनीति में सफलता का अर्थ ये होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। तो आपसे पूछा गया है कि कूटनीति के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये कूटनीति के संबंध में सही नहीं है। कूटनीति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ असहमति या गलतफहमी के वास्तविक या संभावित क्षेत्र मौजूद हों, पर यह असहमति ऐसी होनी चाहिए कि वार्ताओं द्वारा दूर की जा सकती हो। जिन पर पूर्ण असहमति है वह कूटनीति के दायरे से बाहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हर्बर्ट साइमन, टेरी, मिलेट या ड्रोर। तो सही उत्तर हर्बर्ट साइमन, याद रखिएगा। हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है। हेल्डन ने, एल वालास ने, हेनरी फेयोल ने या लूथर गुलिक ने। तो सही उत्तर लूथर गुलिक, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक ने किसी भी कार्य को बांटने की 4 विभिन्न रीतियां अथवा संगठन के 4 आधार बताए हैं। कार्य या उद्देश्य, प्रक्रिया या प्रविधि, व्यक्ति तथा क्षेत्र या प्रदेश। और इनको 4P के द्वारा जो है शामिल किया जाता है, 4P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अरस्तु ने कार्य विभाजन के 2 तरीके बताए थे, मनुष्यों या श्रेणियों के अनुसार कार्य विभाजन और सेवा के अनुसार कार्य विभाजन। लेकिन आधुनिक लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विद्वान लूथर गुलिक ने किसी कार्य को बांटने की 4 रीतियां अथवा 4P का सिद्धांत दिया है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है, ये कथन किसका है। तो आप जानते भी होंगे ये रैमजे मेयोर का कथन है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की बढ़ रही शक्तियों और अनुत्तरदायी व्यवहार के कारण कई विद्वानों ने उसकी आलोचना की है। रैमजे मेयोर ने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु जब वह स्वामी बन जाती है तो घातक सिद्ध होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। विधायिका की, विधायिनी समितियों की, नौकरशाही की या मंत्रिपरिषद की। तो सही उत्तर नौकरशाही की। प्रदत्त व्यवस्थापन में संसद जैसी विधि निर्माण की उच्चतर संस्था नियमों की एक मोटी रूपरेखा का निर्माण करती है और कार्य संचालन की दृष्टि से ब्यौरेवार वर्णन का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे ही प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। लॉर्ड हेवार्ट ने इसे नवीन निरंकुशता का नाम दिया है। इसमें नियम निर्माण की शक्ति नौकरशाही को प्रदान किया जाता है और इस प्रकार की अधिकारिता के कारण नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है। रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, H.J. मार्गेनथाउ या बर्टन स्पेन।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित विचारक नहीं हैं। आप जान लीजिए, हैंस जे मार्गेनथाउ ये यथार्थवादी विचारक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनको यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। और पॉलिटिक्स एमंग नेशंस मार्गेनथाउ की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जबकि स्नाइडर, ब्रंक और बर्टन स्पेन ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीति विज्ञानी ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? गार्नर, पॉल जेनेट, लिकाक या बेंटले? तो सही उत्तर आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने राजनीति शास्त्र में सर्वप्रथम प्रक्रिया यानी प्रोसेस की संकल्पना का उल्लेख अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किया है। इन्होंने किसी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन का आधार माना है। तो याद रखिएगा, आर्थर बेंटले ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त की थी। अगला प्रश्न है, हाथोर्न प्रयोग हाथोर्न को किसके नेतृत्व में किया गया था? फिफनर के, एल्टन मेयो के, गुलिक के या वुडरो विल्सन के? तो आप सभी साथी जानते होंगे, एल्टन मेयो के नेतृत्व में हाथोर्न प्रयोगों को संपादित किया गया था, जिससे मानव संबंध सिद्धांत जो है उसका विकास हुआ था। हाथोर्न प्रयोग एल्टन मेयो, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। इस प्रयोग में मेयो ने उत्पादन पर थकान, विश्राम और अवकाश की व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन किया और ये अध्ययन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के हाथोर्न प्लांट में किया गया था, इसलिए इसको हाथोर्न प्रयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की ये परिभाषा किसकी है? बर्ट्रैंड रसेल, रॉबर्ट ए डेहल, मैक्स वेबर या रॉबर्ट टकर? तो सही उत्तर रॉबर्ट डेहल। दोस्तों, शक्ति की तरह प्रभाव भी राजनीतिक विश्लेषण की एक अवधारणा है। रॉबर्ट डेहल, रो और लासवेल जैसे विद्वानों ने प्रभाव को महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। साधारण भाषा में प्रभाव का अर्थ ऐसी वस्तु से है जो दूसरों के व्यवहार परिवर्तनों को सूचित करता है। रॉबर्ट डेहल ने प्रभाव के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रभाव व्यक्तियों, संघों, संगठनों और राज्यों के बीच संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को वह करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह पहले नहीं करता। और इसके अलावा एक विचारक हैं रो, इनका कहना है कि प्रभाव के महत्व को मान लेने के बाद दमन और शक्ति निरर्थक हो जाती है। और लासवेल का कहना है कि प्रभाव मूल्य, स्थिति और किसी व्यक्ति या समूह की क्षमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमोशन शब्द। प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से। ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या रोमन? तो सही उत्तर लैटिन भाषा। प्रोमोवर्स शब्द लैटिन भाषा का है। लैटिन के पश्चात फ्रेंच भाषा में इस शब्द को प्रयोग में लिया गया। बाद में अंग्रेजी में प्रमोशन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ पदोन्नति होता है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? आपको बताना है। R.M. स्टॉकडेल, चेस्टर बर्नार्ड, कोट्ज तथा ओडेनेल या फिडलर? तो सही उत्तर चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, चेस्टर आई बर्नार्ड को नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण का प्रणेता माना जाता है। गुणमूलक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि सफल नेतृत्व नेता की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं पर आश्रित होता है, जबकि नेतृत्व का महान व्यक्ति दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अगला प्रश्न है, केस पद्धति या केस सिस्टम किस देश की देन है? तो उत्तर है अमेरिका की। केस पद्धति अमेरिका के देन है। अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में विशेष परिस्थितियों में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए हुआ। केस पद्धति निर्णय निर्माण करने वाले प्रशासक के निर्णयन, व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे वैयक्तिक, विधिक और सांस्थानिक पर विशेष बल देता है। वर्तमान समय में ये पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का अस्थायी साधन बन गई है।
तो केस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में दृष्टिकोण और सूची 2 में विचारकों का मिलान करना है। शास्त्रीय उपागम से हेनरी फेयोल संबंधित हैं। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर, मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन। तो यहाँ पर 3 1 4 2 ऑप्शन पे आते हैं। 3 1 4 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, लोक प्रशासन के शास्त्रीय उपागम से हेनरी फेयोल, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का प्रारंभ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न लोक प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि पोस्ट कॉर्ब की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? लूथर गुलिक, एल डी व्हाइट, बिलोबी या गिलक्राइस्ट के द्वारा? तो सही उत्तर लूथर गुलिक। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है और लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कॉर्ब कहा जाता है। पोस्ट कॉर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 अक्षरों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। पी का अर्थ प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, आर रिपोर्टिंग यानी रपट देना और बी बजटिंग यानी बजट तैयार करना। तो याद रखिएगा, ये पोस्ट कॉर्ब शब्द जो है ये इसकी अवधारणा लोक प्रशासन में लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत दिया था? तो आप जानते हैं लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्ब शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें सीओ का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं सीओ का अर्थ कोऑपरेशन यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना होता है। तो यहाँ पर देखिए कारपोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंपनी दोनों दिया है। तो सीओ का अर्थ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की आलोचना किसने की है? हेनरी फेयोल, लेविस मेरियम, उर्विक या इनमें से सभी? तो सही उत्तर लेविस मेरियम। दोस्तों लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक और संकुचित है, जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है और इस सूत्र में पाठ्य विषय की ज्ञान तत्व को गौण माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन है, आप देखिए, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, जे डी मूने या एफ डब्ल्यू टेलर। तो सही उत्तर एफ डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे। आप जान लीजिए, एफ डब्ल्यू टेलर ने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है और इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा कि इसे सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं, इसके बिना कर्मचारी दक्ष नहीं हो सकता, इसलिए आदेश की एकता संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार्य नहीं है, एफ डब्ल्यू टेलर का मानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या शून्यकाल? तो सही उत्तर प्रदत्त विधायन। दोस्तों स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल प्रशासन यानी कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के साधन हैं, जबकि प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। व्यवस्थापिका द्वारा अपनी विधि निर्माण की शक्ति को कार्यपालिका और उसके अधिकारियों को हस्तांतरित किए जाने के बाद कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? हर्बर्ट साइमन, एफ डब्ल्यू टेलर, एफ एम मार्क्स या एल्टन मेयो?
तो सही उत्तर एल्टन मेयो। दोस्तों, अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा के प्रतिपादक एल्टन मेयो और उनके साथी हैं। इन लोगों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न संयंत्र के संबंध में प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें भावनात्मक और वैयक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मार्गेनथाउ, इनका संबंध यथार्थवादी संप्रदाय से है। बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित हैं। मार्टन का प्लान व्यवस्था सिद्धांत से और इमाइल वर्ड ये खेल सिद्धांत से संबंधित हैं। तो 4, 3, 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मार्गेनथाउ यथार्थवाद के जनक हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित हैं। मार्टन का प्लान का संबंध व्यवस्था उपागम या सिस्टम अप्रोच से है और इमाइल बर्ड ये गेम थियरी या खेल सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का कोई क्रम नहीं होता, किंतु उनका आधार एकल छोर अवश्य होता है जहां से संचार का प्रेषण होता है। कई बार ये अनौपचारिक वार्ताएं अफवाहें, गप्पे मारने का रूप ले लेती हैं और इन सभी कठिनाइयों के कारण अंगूर लता प्रणाली को संगठन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस संचार प्रणाली में संभावना ही रहती है, सत्यता नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता फेयोल सही सुमेलित है। नियंत्रण का विस्तार एल उर्विक सही है। पद सोपान मूने सही है। प्रदत्तीकरण फेडरल हैडी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, फेरल हैडी मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबंध थे। उनकी प्रसिद्ध लेखन के क्षेत्र में थी। उनकी रचना का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है। ये प्रदत्तीकरण से संबंधित विचारक नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, ये आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है। आदेश की एकता के सिद्धांत का अभिप्राय है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। फिफनर और प्रेस्थस के अनुसार आदेश की एकता से आशय है किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। इसे यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पद सोपान का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, उच्च का निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उच्च का निम्न पर नियंत्रण, ये पद सोपान का अर्थ है। पद सोपान या हायरार्की का अर्थ उच्च का निम्न पर नियंत्रण है। इसका आशय पिरामिड शैली से बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें उच्चतर से निम्नतर की ओर सत्ता का संचालन बना रहता है। पद सोपान के अंतर्गत संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण एक एक स्तर से गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है, आपको बताना है। आदेश की एकता, निर्देश की बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता या उचित माध्यम का सिद्धांत। तो सही उत्तर निर्देश की बहुलता, ऑप्शन बी। दोस्तों, निर्देश की बहुलता पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में नहीं है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं पद सोपान की कि इसमें आदेश की एकता का पालन होता है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता का प्रत्यायोजन होता है, कार्य करने का प्रॉपर चैनल या उचित मार्ग होता है, संगठन की इकाइयां परस्पर संबद्ध और एकीकृत होती हैं, स्तरों का विभाजन करके नेतृत्व का निर्धारण किया जाता है और इनमें संचार निश्चित माध्यम से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, पद सोपान बल देता है किस पर, आपको बताना है। पद सोपान बल देता है संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडी संरचना पर, उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर या उपर्युक्त सभी पर। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी पर।
पद सोपान के अंतर्गत संगठन में प्रशासनिक क्रियाकलापों को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। साथ ही ये इकाइयां समाहित भी रहती हैं। इसमें संगठन का ढांचा पिरामिडी आकार का होता है और सर्वोच्च अधिकारी शीर्ष पर विराजमान रहता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण नीचे से शीर्ष की ओर होता है, क्योंकि प्रत्येक नीचे का कर्मचारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, ओ और एम संबंधित हैं किससे? संगठन और पद्धति से, ओम से, संगठन और प्रबंध से, या फिर संगठन और कार्यालय का प्रबंध। तो ओ एंड एम का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, यानी संगठन और पद्धति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ओ एंड एम अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स का संक्षिप्त अक्षर है। इसे हिंदी में संगठन और प्रणाली या पद्धति कहते हैं। भारत और ब्रिटेन में ओ एंड एम का यही अर्थ लिया जाता है, जबकि अमेरिका में कभी कभी इसे विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। वहाँ इसे संगठन तथा प्रबंध के रूप में लिया जाता है। भारत में केंद्रीय ओ एंड एम डिवीजन 1954 में स्थापित की गई। इसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय में स्थान दिया गया और इस समय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों और संगठन तथा प्रणाली के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। तो याद रखिएगा, ओ एंड एम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है F.W. बिलोबी, L.D. व्हाइट, हेनरी फेयोल या P.F. एपेलबी ने। तो सही उत्तर हेनरी फेयोल। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया। फेयोल इसे गेंग प्लांग के नाम से जानते हैं, जिसका तात्पर्य है लेवल जंपिंग। इस व्यवस्था के द्वारा एक विभाग या उप विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे दूसरे विभाग या उप विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो याद रखिएगा, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? L.D. व्हाइट, बिलोबी, मेरी पार्कर फॉलेट या वुडरो विल्सन को? तो सही उत्तर वुडरो विल्सन को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1887 में हुआ। वुडरो विल्सन, जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने लेख प्रशासन का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया है। वुडरो विल्सन एक लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। दूसरे, वे राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में विश्वास रखते थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? ऑप्शन है L.D. व्हाइट, साइमन, मूने और रैले या सेकलर हडसन ने। तो सही उत्तर मूने और रैले। दोस्तों, संगठन के पद सोपान व्यवस्था को मूने और रैले ने सीढ़ी नुमा पद्धति या स्केलर प्रोसेस का नाम दिया है। फेयोल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला कहा है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? आपको बताना है। राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से या इनमें से सभी से? तो सही उत्तर इनमें सभी से। 1970 के बाद लोक प्रशासन का अंतर्विषयक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध स्थापित हुए। अब प्रशासन की गतिशीलता और तत्कालीन मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन का संबंध राजनीति, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान इन सभी से है, क्योंकि वर्तमान में लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो इंटरडिसिप्लिनरी बन गया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में लोक का तात्पर्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लोक प्रशासन में लोक शब्द जो है ये सार्वजनिकता का सूचक है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी प्रशासन से है, यानी सरकार से।
तो आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन में लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है। जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वो लोक प्रशासन है, या ऐसा प्रशासन जो सरकार जो है संचालित करती है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ऐसे लोक का सामान्य अर्थ तो जनता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन का अर्थ सरकार से लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा 1812 में फ्रांस में। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग 1812 में फ्रांस में हुआ था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन ने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय की पुस्तक लिखी। इन्होंने ही नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन के जनक या लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो उसका उत्तर वुडरो विल्सन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है। ऑप्शन है आपके अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि या इनमें सभी। तो सही उत्तर है इनमें सभी, ऑप्शन डी। लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप कर नियंत्रण कर सकते हैं: अधिकारों या सत्ता का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का अभाव, वैधानिक त्रुटि, तथ्य शोधन या जांच में दोष और प्रक्रिया संबंधी दोष। तो इन सभी को दोस्तों न्यायालय के नियंत्रण की दशा कहा जाता है लोक प्रशासन पर। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में कौन सी घटना सहायक है। नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप जान लीजिए नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, ये सभी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो ये उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो राजनीति विज्ञान विषय से या नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाती हैं उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अभ्यास सेट था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से या फिर संगठन से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, नवीन लोक प्रशासन से। दोस्तों 1968 के मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ है और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। 1971 में फ्रैंक मेरिनी के द्वारा संपादित एक पुस्तक को नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिली। तो याद रखिएगा 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। तो सही उत्तर प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा 1968 में संपन्न हुए मिन्नो ब्रुक सम्मेलन में 4 मौलिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे: प्रासंगिकता, मान्यताएं या सामाजिक मूल्य, समता और परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबद्ध है किससे, आपको बताना है।
तो याद रखिएगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है। लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और केंद्रीकरण रहे हैं। वहीं नवीन लोक प्रशासन मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, वैयक्तिक गरिमा आदि का समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्य तटस्थता को अस्वीकार करता है। ये नागरिक सहभागिता, अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण और नौकरशाही के उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की नहीं है? स्थानीयकरण, बाह्यकरण, राजनीतिकरण या विनौकरशाहीकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन सी राजनीतिकरण। दोस्तों, राजनीतिकरण नव लोक प्रबंध की विशेषता नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य की भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कुशलता और मितव्ययिता नव लोक प्रबंध का सार है, इसलिए संस्थाओं की कार्यप्रणाली में स्वायत्तता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सही हैं, 1 सही नहीं है। केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, सही है, क्योंकि निर्णय एक बार ले लिया जाता है और उसी की मान्यता होती है। और तीसरा है कि ये कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये सही नहीं है। और ये मानव और पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सही नहीं है। अन्य विकल्प आपके केंद्रीकरण के गुणों से संबंधित है। दोस्तों, कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति का विकास के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का गुण है। संघात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के साथ कार्यपालिका की तीसरी पंक्ति का विकास दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? ऑप्शन है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण और दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो सही उत्तर मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण ये विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। सिद्धांतवादी दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। इसके अंतर्गत संगठनों की कार्यक्षमता और प्रभावत्पादकता पर बल दिया जाता है। और आप जानते भी हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली को शक्ति संपन्न बनाकर इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में ये आवश्यक है कि निर्णयकारी और परिवर्तनकारी सत्ताओं के द्वारा लोगों को शक्ति प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? आपको बताना है। देखिए, लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता, सूचना क्रांति, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग या सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने। तो सही उत्तर दोस्तों, नियंत्रण के क्षेत्र को सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने प्रभावित नहीं किया है। आधुनिक समय में नियंत्रण के क्षेत्र की समूची धारा में परिवर्तन हो चुका है। प्रशासन में विशेषज्ञों का महत्व बढ़ा है। सूचना क्षेत्र में क्रांति और प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र के विषय में अभी जो है विद्वानों में मतभेद बने हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के कौन समर्थक थे? मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, ए और बी में कोई नहीं या दोनों ही ए और बी। तो सही उत्तर ए और बी दोनों, यानी मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ही पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक थे। पथ गोल थियरी जो है, पाथ गोल थियरी, ये नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत है। इसके प्रारंभिक प्रतिपादक रॉबर्ट जे हाउस हैं, लेकिन बाद में इसे हाउस और मिचेल के द्वारा विकसित किया गया। ये विचारधारा अंगहियों स्टेट नेतृत्व अध्ययन और प्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से प्रेरित है। पथ लक्ष्य विचारधारा का इस बात पर बल देता है कि नेता अधीनस्थों को पथ लक्ष्यों तथा आवश्यकता संतुष्टि के प्रति उनके अवबोध को प्रभावित कर संगठनात्मक प्रभावशीलता को अनुकूलतम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों हैं।
अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. ट्रेलर, मैकग्रेगर या फिर एस.ई. फाइनर। तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सही उत्तर एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन बी। दोस्तों, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उनकी मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, यानी अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक मूल्य दर पद्धति की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न, एक कथन है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसके जो कथन है ये एल.डी. व्हाइट से संबंधित है। आप जान लीजिए कि एप्पले व्हाइट, मैकफरलैंड, एल.डी. व्हाइट, चेस्टर बर्नार्ड, मार्शल ई. डिमाक, अलेक्जेंडर लाइन, जेम्स डी मूने आदि विद्वान मनोबल के प्रमुख व्याख्याकार हैं। अब देखिए, एल.डी. व्हाइट ने मनोबल को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अंतर्निहित संपत्ति माना है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है, और इन गुणों में निश्चय, आत्मविश्वास, उत्साह, साहस शामिल है। और इससे स्पष्ट है कि मनोबल संगठन में लोक सेवक की मानसिक स्थिति है। ये संगठन की जीवनी शक्ति है। यह एक आंतरिक गुण है। यह व्यक्तियों तथा समूहों की मानसिक अभिवृत्तियों में निवास करती है, और ये किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक समूह के सदस्यों की निरंतर लगन के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है कि स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना ये स्टाफ या सहायक एजेंसी का कार्य है। स्टाफ एजेंसी मुख्य कार्यपालिका के सहायक के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य कार्यपालिका को परामर्श देना है। मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों के 3 पहलू माने हैं: सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी और पर्यवेक्षण संबंधी। स्टाफ एजेंसी सूत्र एजेंसी को प्रशासन के प्रत्येक कार्य में संबंध में अपनी राय देती है। इससे निर्णय लेने में सुविधा होती है, और उनके द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना सूत्र अभिकरण पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सत्ता सहमति मॉडल की रचना किसने की है? मेयो ने, विलियम जी स्कॉट ने, हर्बर्ट साइमन या बर्नार्ड ने? तो सही उत्तर चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन डी। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना चेस्टर बर्नार्ड ने की है। चेस्टर बर्नार्ड को लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता और व्यवहारवादी आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन सहयोगशील प्रणाली है। सहयोग प्रयोजनों या सहयोग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं में उत्पन्न होता है, जिससे वह अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। इसके परिणामस्वरूप संगठन अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेता है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन के 3 तत्व संचार, सहयोग की भावना और उभयनिष्ठ प्रयोजन हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हूवर कमीशन या हूवर आयोग से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि हूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या स्थान? तो सही उत्तर प्रयोजन, ऑप्शन ए। हूवर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। लूथर गुलिक ने संगठनों की स्थापना के लिए आधार संबंधी एक सूत्र का निर्माण किया, जिसे 4P के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक P एक अलग आधार बताता है। प्रथम P का अर्थ पर्पज, दूसरे का प्रोसेस, तीसरे का पर्सन और चौथे का प्लेस या स्थान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सूत्र अभिकरण, यानी दोस्तों लाइन एजेंसी। सूत्र अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार होता है। संगठन का प्राथमिक कार्य सूत्र अभिकरण के द्वारा संपन्न किया जाता है। इनके हाथ में शक्ति होती है, जिनके आधार पर ये निर्णय ले सकती हैं और आज्ञाएं प्रसारित कर सकते हैं। व्हाइट के अनुसार, एल.डी. व्हाइट का कहना है कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? ऑप्शन है राल्फ एशेटन, एल डी वाइट, हर्बर्ट मॉरिसन या गोरवाला। तो सही उत्तर एल डी वाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी की प्रमुख खोज है। वास्तविक रूप में लोक निगम का जन्म 1926 में स्थापित ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की स्थापना के साथ हुआ था और लोक निगम अपने गठन और कार्य आदि की दृष्टि से सरकारी विभागों के समान होते हैं। इस संदर्भ में एल डी वाइट ने कहा है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्य पद्धतियों या किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसका आधार जो है इनपुट आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है, यानी आगत और निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति ये संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। आमंड और पावेल के द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आगत और निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल का सुधार करके विशेष कार्य के लिए विशिष्ट संरचना की उपयोगिता को इस उपागम में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए ऑप्शन है, यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, ये वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी आपका हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दोस्तों, हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करते। वे मध्य वर्ग से नौकरशाही के लिए ऐसे लोगों का चयन का समर्थन करते हैं जो योग्य हैं। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता किसी राजा के स्तंभ हैं और हीगल के अनुसार नौकरशाही के लिए ज्ञान और योग्यता की प्रामाणिकता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है? ऑप्शन है राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, और देखिए सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण या सहभागितापूर्ण प्रबंध। तो सही उत्तर है लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विकास संबंधी और उन्नति संबंधी कार्यों के लिए विधि और व्यवस्था से समन्वित पारंपरिक प्रशासन की है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। देखिए, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण करने की चेष्टा करता है और आधुनिक युग में लोक निगमों का जन्म राज्य द्वारा आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा आर्थिक कार्यों को व्यापारिक ढंग से करना है और ये सरकारी व्यवस्था में निजी उद्योगों की खूबियों को लाने और जनहित के लिए उसका लाभ उठाने का सुंदर प्रयास है। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य किया जा सकता है, साथ ही इसमें लचीलापन, व्यापारिक क्षमता और नए परीक्षण का अधिक अवसर रहता है। अगला प्रश्न है, देखिए IIPA के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस वर्ष हुई है इसको भी जानना जरूरी है। ऑप्शन है गोरवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एपिलबी रिपोर्ट या आयंगर रिपोर्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन सी एपिलबी रिपोर्ट। दोस्तों, वर्ष याद रखिएगा 1953 में लोक प्रशासन के प्रबुद्ध अमेरिकी विद्वान डीन पॉल एपेलबी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को सौंपी। उनकी अनुशंसा के अनुसार 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासन के विधिवत अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था, सरकारी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के स्थापना की अनुशंसा की थी? तो आप जानते हैं
पाल एच एपेल्बी रिपोर्ट ने। दोस्तों, पाल एच एपेल्बी ने भारतीय प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की और इसके आधार पर 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई और 1955 में इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य कर्तव्य हैं पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई। अगला प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिले के संसद का सदस्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है और उस सामर्थ्य में पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है और वह उसकी दक्षता, अनुशासन और कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या रिपन? तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था और भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया और लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है वह विदेशी शासन की एक स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये आप जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र जानते हैं कि जो सिविल सेवक होते हैं चयनित, उनका प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में होता है और इसकी स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में है। भारत में लोक सेवाओं के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? तो आप जानते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के योग्य उम्मीदवारों का चयन, प्रशिक्षण, अनुशासन और पदोन्नत संबंधी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में स्टेट या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो आप जानते हैं हैदराबाद में है और 1947 में स्थापित प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। इस संस्थान में सरकारी और गैर सरकारी उच्च पदाधिकारियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया था, आपको बताना है।
तो सही उत्तर है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का जो नामकरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई है और इस बाद में इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कर दिया गया और 1975 में इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लाइन एजेंसी या सूत्र एजेंसी का कार्य क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइन एजेंसी का कार्य क्या है? ऑप्शन है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर लाइन एजेंसी का कार्य कार्यान्वित करना है। दोस्तों, मूने और रेले ने सूत्र स्टाफ के संगठन का एक सिद्धांत किया है। लाइन या सूत्र एजेंसी को बिलोबी ने प्राथमिक या क्रियात्मक इकाई कहा है। संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति लाइन एजेंसी का दायित्व है और स्टाफ एजेंसी या सहायक अभिकरण इसकी सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, बाहर से भर्ती होती है कैसी? नकारात्मक, सकारात्मक, प्रत्यक्ष या पदोन्नति भर्ती? तो सही उत्तर बाहर से भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती होती है। दोस्तों, बाहर से भर्ती को प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। भर्ती की ये विधि लोकतंत्र के अनुरूप है क्योंकि इसमें सभी योग्य व्यक्ति सार्वजनिक सेवा के लिए चयन के लिए समान अवसर पाते हैं। इससे चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए देश के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं नई दिल्ली में। IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या विश्वविद्यालयों में शिक्षणरत व्यक्तियों के लिए संचालित किया जाता है और सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकारों के उप सचिवों और अवर सचिवों की श्रेणी के कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है बजट पास कराना, कानून लागू कराना, चुनाव लड़ना या अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता करना। तो याद रखिएगा, कानून लागू करना सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है। सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक सेवा के दौरान न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, न ही चुनाव लड़ सकता है। सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होना सिविल सेवक के लिए आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जो विधि के अनुरूप दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून, कानपुर, शिमला या सहारनपुर? तो सही उत्तर सहारनपुर। दोस्तों, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित हुआ था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन तब प्रारंभ हुआ। भारत में डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए कि डलहौजी के समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर दूरी में प्रथम रेल चलाई गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 के लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और 1922 से इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ ही साथ सिविल परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय? तो सही उत्तर है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या CPWD भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है, जबकि नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय स्टाफ अभिकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल समितियां, संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो भी भारत में स्टाफ या सहायक एजेंसी हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। प्रोफेसर रंगराजन,
श्री धर्मवीर न्यायमूर्ति सरकारिया या बीरप्पा मोइली? तो सही उत्तर एम बीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 रिपोर्ट दी हैं। इन 15 रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिए हैं और उनके सिफारिशों को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? भारतीय पुलिस सेवा किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, कानून मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के? तो सही उत्तर गृह मंत्रालय के। भारतीय पुलिस सेवा या इंडियन पुलिस सर्विस भारत सरकार के गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यह एक अखिल भारतीय सेवा है और भारत में कुल 3 अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित था? सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन या शासन में नैतिकता? तो सही उत्तर शासन में नैतिकता। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन की नैतिकता से संबंधित है। पहला प्रतिवेदन सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी और अंतिम 15वीं रिपोर्ट राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। चौथा प्रतिवेदन शासन में नैतिकता से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद या तानाशाही की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर लॉर्ड हेवार्ड ने। दोस्तों, लॉर्ड हेवार्ड ने 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द न्यू डिस्पोटिज्म यानी नवीन निरंकुशता में नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। लॉर्ड हेवार्ड 7 जनवरी 1870 से 5 मई 1943 इनका जीवन काल रहा है। यूनाइटेड किंगडम के एक न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उनकी किताब यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक तथा राजनीतिक तूफान का कारण बनी और अत्यधिक विवादास्पद रही। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद सही है। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद नहीं बल्कि बड़ौदा है, बड़ौदा। और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन आप देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक्स और वाई का सिद्धांत संबंधित है किससे? देखिए, डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, गुलिक के प्रशासन शासन द्वैधावाद से, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से या फिर डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। तो याद रखिएगा, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। डगलस मैकग्रेगर प्रसिद्ध व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने मानव स्वभाव को 2 वर्गों नकारात्मक और सकारात्मक में बांटा और मानव के नकारात्मक स्वभाव को एक्स सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत को वाई सिद्धांत का नाम दिया है। देखिए, एक्स सिद्धांत के अनुसार मनुष्य आलसी, काहिल और परंपरावादी होता है। वाई सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में स्वप्रेरणा, सत्यनिष्ठा और सहयोग, आत्मविश्वास तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आदि गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में 1960 में उन्होंने किया था।
अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो ये रे ए किलियंस का कथन है। याद रखिएगा दोस्तों, रे ए किलियंस के अनुसार निर्णयन विभिन्न विकल्पों में चुनाव की एक सरलतम विधि है। टेरी के अनुसार निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। और हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन में 3 प्रमुख अवस्थाओं का समावेश है: निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित कार्य मार्गों का पता लगाना और कार्य मार्गों में से चयन करना। अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, साइमन या लियो ट्रॉट्स्की। तो सही उत्तर मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। ये चिंतन मैक्स वेबर का है। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही को लोक सेवा के साथ नहीं मिलाया जाता। इसका अर्थ सामूहिक गतिविधियों के तर्क संगतिकरण की समाजशास्त्रीय अवधारणा है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहा है। नौकरशाही का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन इन्होंने किया और नौकरशाही को परिभाषित किया था। दोस्तों, नौकरशाही पर क्लास्की लेखन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स और गिटानो मोस्का ने किया। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट, जर्मनी में हुआ और उनकी मृत्यु 14 जून 1920 को म्यूनिख, जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर नौकरशाही के व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। वर्ष 1920 में आप देखिए, वर्ष 1920 में प्रकाशित अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत में मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है। वेबर के नौकरशाही सिद्धांत वैधानिकता और प्रभुत्व सिद्धांतों ने भावी सिद्धांतों का आधार तैयार किया। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। उसके मतानुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। अगला प्रश्न है, एसेटन समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? ऑप्शन है भ्रष्टाचार, भर्ती, पदोन्नति या प्रशिक्षण। तो सही उत्तर प्रशिक्षण से। एसेटन समिति का प्रतिवेदन 1944 ब्रिटेन में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवस्थित किए जाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्टिन कैपलान व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं। हैंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी, जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत से और स्नाइडर निर्णयपरक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देखिए 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है किसका? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 1938 में अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा शब्द का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया था। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का लोकप्रिय सिद्धांत है। 1943 में मैस्लो ने अपने एक लेख ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा ये सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, अतः उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस विशेषता के लिए किया था? तो सही उत्तर राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भूमिका के लिए। मार्क्स कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि एफ.एम. मार्क्स जो हैं लोक प्रशासन के विचारक हैं। एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भूमिका के लिए की है। मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों का उल्लेख किया है। इसमें अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही तथा योग्यता नौकरशाही है। और संरक्षक नौकरशाही को लूट पद्धति भी कहा जाता है, जो अमेरिका में प्रचलित है।
अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग और रेलवे को मुख्य तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो योजना आयोग स्टाफ और रेलवे सूत्र संस्था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के योजना आयोग और रेलवे को स्टाफ और सूत्र संस्था माना जा सकता है। दोस्तों, मुख्य कार्यपालिका को सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में दो प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं। सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसी और स्टाफ अभिकरण यानी स्टाफ अभिकरण। देखिए, मुख्य कार्यपालिका या सरकार की नीतियों निर्णयों का क्रियान्वयन सूत्र अभिकरण करते हैं। सूत्र अभिकरण का संबंध कमान की उस श्रृंखला से होता है जो शीर्ष स्तर से चलकर निम्नतर स्तर या कर्मचारी तक आती है। सरकार के मंत्रालय या विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि सूत्र अभिकरण है। कर्मचारी या मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण का संबंध उन सेवाओं से है जो परामर्श या सहायता के रूप में मुख्य कार्यपालिका को दी जाती है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग या मंत्रिमंडल सचिवालय ये स्टाफ अभिकरण की श्रेणी में आते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। तो सही उत्तर योजना आयोग। योजना आयोग शिकायतों या लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। ये देश में योजनाओं के या देश के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण वाली संस्था थी जो कि लोक शिकायतों से संबंधित नहीं थी। 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस संस्थान का गठन किया है। और नीति आयोग का मुख्य कार्य नीति निर्माण के लिए शोध करना, वैकल्पिक नीतियों का निर्माण करना और उच्च स्तरीय परामर्श देना है। अगला प्रश्न है, कौन संगठन का आधार नहीं है? ऑप्शन है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति या योजना। तो सही उत्तर योजना। दोस्तों, सामान्यतः विभागों को संगठित करने के 4 आधार हैं, कार्य या उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र। तो लूथर गुलिक ने कहा है कि पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस विभागीय संगठन के आधार हैं, इसमें योजना शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन या गुड गवर्नेंस का सार है? तो सही उत्तर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। दोस्तों, 1992 में प्रशासन और विकास नामक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संस्थानों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग के तरीके के रूप में सुशासन या गुड गवर्नेंस को परिभाषित किया था। उत्तम शासन की प्रमुख शर्तें सरलता, नैतिकता, जवाबदेहता, उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी आदि हैं। लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेहता ये सुशासन का मूलभूत लक्षण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो आप जान लीजिए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग यानी MRTPC का स्थान लिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का स्थान लिया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2009 से ये पूर्णतः कार्य करने लगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते हैं, विंसेंट डी गोर्ने एक फ्रेंच विचारक ने सबसे पहले 1746 में विंसेंट डी गोर्ने ने नौकरशाही शब्द का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। ये बीमारी ब्यूरोमोनिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो सही उत्तर है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही जो है
संसदीय जनतंत्र का कीमत या मूल्य है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हर्बर्ट मार्सन 3 जनवरी 1888 से 6 मार्च 1965 एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव और उप प्रधानमंत्री के पदों को सुशोभित किया। उनके विचार में नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता या तर्कपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो सही उत्तर मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता या तर्कपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में मैक्स वेबर ने चित्रित किया है। दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया। उन्होंने प्राधिकार या नौकरशाही के 3 रूप बताए हैं: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तार्किक प्राधिकार। इनमें से तीसरा प्राधिकार विवेकपूर्ण विधिक सत्ता से संबंधित है। कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाही होता है। कानूनी तार्किक प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही है। और तीसरा है नौकरशाही से संबंधित वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा मैक्स वेबर के अनुसार दोस्तों नौकरशाही का विशिष्ट गुण विधिक बौद्धिक सत्ता है। मैक्स वेबर ने विधिक बौद्धिक सत्ता को नौकरशाही का विशिष्ट गुण माना है। उसके अनुसार विधिक सत्ता से पोषित और समर्थित नौकरशाही संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप है। अगला प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पदसोपान या निष्पक्षता? तो सही उत्तर प्रतिबद्धता जो है ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेषताओं में वेबर के नौकरशाही की विशेषताओं में कार्य विभाजन, पदानुक्रम, नियमों की व्यवस्था, भूमिका निर्धारण, जबकि द्वितीय में शामिल है तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम निर्देशिता और तटस्थता। इससे स्पष्ट है कि प्रतिबद्धता मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में उसका आकार बढ़ता जाता है, ये अवधारणा किसकी है? तो सही उत्तर पार्किंसन का। दोस्तों नौकरशाही की ये प्रवृत्ति रही है कि वो अपने आकार को और अपने सदस्यों की संख्या को निरंतर बढ़ाती हुई चलती है। लंदन इकोनॉमिस्ट ने 16 नवंबर 1955 को अपने अंक में इस सिद्धांत का कि आकार के बढ़ने से काम की मात्रा कम होने का प्रशासन करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। आकार और काम की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। ये नियम पार्किंसन नियम के नाम से पुकारा जाता है। इसमें पार्किंसन जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता है, यानी नौकरशाही अनावश्यक रूप से अपने कार्यों को बढ़ाकर फिर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके अपना आकार बढ़ा लेती है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए, पद सोपान और अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग या निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता। तो याद रखिएगा राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है ये नौकरशाही के संबंध में सही नहीं है। आप देख सकते हैं पद सोपान और अनुशासन, विवेक का प्रयोग और निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता ये नौकरशाही की विशेषताएं या लक्षण हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या अनामता? तो सही उत्तर अक्षमता। दोस्तों श्रम विभाजन, निश्चित कार्य प्रक्रिया, विधिपूर्वक कार्यों को संपन्न करना, पद सोपान पद्धति, योग्यताएं, वेतन और पेंशन का अधिकार, अव्यक्तिगत संबंध, अभिलेखी रिकॉर्ड आदि को मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषता बताई है। इसमें अक्षमता का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1871 में हुई। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति की इच्छा तथा आज्ञा से होती थीं
और नियुक्त नौकरशाही को या नियुक्त नौकरशाहों को किसी भी समय सेवा मुक्त कर दिया जाता था। नौकरशाही की इस लूट प्रणाली को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया और इस समस्या के समाधानार्थ पेंडलेटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1883 और हैच अधिनियम 1939 बना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य आधारित बजटन प्रणाली, कार्य निष्पादन बजटन प्रणाली, योजना कार्यक्रम बजटन प्रणाली या लाइन आइटम बजटन प्रणाली। तो याद रखिएगा, लाइन आइटम बजटन प्रणाली बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा, लूट पद्धति संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है। आप देख सकते हैं ये प्रणाली अमेरिका में प्रचलित रही है, जो चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्त करने से संबंधित है और ये प्रणाली प्रशासन में अपरिहार्य लूट को प्रोत्साहित करती है, जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या है। अस्थायी आधार, अस्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक तदर्थ आधार या दिन के आधार पर वेतन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अस्थायी आधार। दोस्तों, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार अस्थायी है। किसी बड़ी संख्या या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संस्थाओं और नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही, अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। शक्ति का विभाजन औपचारिक रूप से और पदानुक्रम इसके मुख्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष ये जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो सही उत्तर 1964, ऑप्शन सी। दोस्तों, कार्य निष्पादन बजट विशिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला बजट है। इस बजट में मदों की अपेक्षा कार्यों अथवा क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ 1950 में अमेरिका में हुआ और 1964 में भारत सरकार ने अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को ये जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र तथा राज्य दोनों में कार्य निष्पादन बजट अपनाने का सुझाव दिया, जिसे सरकार ने उसी वर्ष स्वीकार कर लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर फरवरी 1964 में। दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। संथानम समिति का गठन वर्ष 1962 में किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम इसके अध्यक्ष थे और 4 अन्य सांसदों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो यहाँ पर आप देखिए, अध्यादेशों की घोषणा करना ये नौकरशाही का कार्य नहीं है। अन्य कार्य नौकरशाही से संबंधित हैं। अध्यादेशों की घोषणा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्य है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही किसकी देन है। आपको बताना है, ब्रिटेन, मध्यम वर्गीय सामंतों की कृति, प्राचीन रोम की देन या एक आधुनिक विकास। तो याद रखिएगा, नौकरशाही आधुनिक विकास है या आधुनिक आयाम का व्यवस्था है। व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहां कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग और विभाग आदि श्रेणी श्रृंखला में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित में होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मिचेल्स ने जनमानस की संकल्पना प्रस्तुत की है, माओ ने लोक युद्ध की संकल्पना,
पैरेटो ने अवशेषों की संकल्पना और अरस्तु ने क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो सही मिलान 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर पीटर ड्रकर, ऑप्शन ए। दोस्तों पीटर ड्रकर निर्णयन सिद्धांत के समर्थक हैं। निर्णय के महत्व को परिभाषित करते हुए पीटर ड्रकर ने कहा था कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो आपको बताना है सही उत्तर चीन में। प्राचीन काल में चीन में प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती होती थी। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाने वाली लोक सेवाओं का विकास चीन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था और प्रशा विश्व का पहला देश था जिसने अपने लोक सेवा कर्मचारियों को योग्यता और गुणों के आधार पर भर्ती किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं F.W. टेलर या फ्रेडरिक विंसलो टेलर का नाम दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। टेलर एक इंजीनियर था जिसने वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रबंध की नींव डाली। टेलर के अनुसार ये जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित और सबसे सस्ते ढंग से कार्य करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। और टेलर के अनुसार श्रमिकों को इच्छित अधिक मजदूरी तथा नियोक्ता को सस्ता श्रम वैज्ञानिक प्रबंध से ही संभव है। अगला प्रश्न है, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण कराने की एक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये लूथर गुलिक का कथन है। दोस्तों लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन कार्यों को प्रबंध अथवा उनको पूर्ण कराने की एक क्रिया है, यानी प्रशासन की 4 विशेषताएं हैं: कार्य विभाजन, पद सोपान, निर्वैयक्तिकता और कार्यकुशलता। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कार्य शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। अगला प्रश्न है, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबद्ध होता है किससे? तो सही उत्तर गृह मंत्रालय से। तो याद रखिएगा भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री से संबद्ध होता है। इसका प्रमुख कार्य 10 की जनगणना कराना होता है। अगला प्रश्न है, व्हिटलेवाद का संबंध किससे है? आपको बताना है। भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई, वित्त विभाग की बजट तैयार करना, कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान पद्धति या कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो सही उत्तर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। 1917 में जॉन हेनरी व्हिटले ने इंग्लैंड के उद्योगों में कर्मचारियों और प्रबंधकों के मध्य विवादों के समाधान के लिए अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कर्मचारियों और प्रबंधकों को मिलाकर एक परिषद के निर्माण का सुझाव दिया जिसे व्हिटले परिषद कहा जाता है। ये परिषद कर्मचारियों की समस्याओं और विवाद के कारण का समाधान करने का प्रयास करती है और इस मॉडल को कुछ अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। ऑप्शन है आपके तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा प्रशिक्षण का सामान्य अर्थ लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना है। विलियम जी टॉर्पी के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों की उनकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके, साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा एक विचारक है मेंडले, उनके अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है मेंडले के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण यानी ओरिएंटेशन, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। इसलिए तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान तीनों ही प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस आर गिरिस, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस या फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने। तो सही उत्तर हर्बर्ट साइमन।
दोस्तों, डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण के संबंध में सेटिस्फाइसिंग सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने किया था। आप जान लीजिए, सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा विकसित करते हैं, जो कि पूर्ण तर्क संगतता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी और अति संभावित हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।